जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है यूपीपी जो एग्ज़ाम होना है कांस्टेबल का, उसके बारे में प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जीके और जीएस से संबंधित। यह जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। तो बिना किसी देरी के किसी भी भूमिका के शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र है। आपके ऑप्शन हैं सारंगी, वायलिन, मृदंग या संतूर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो उस्ताद बिंदा खां जी थे उनके द्वारा सारंगी बजाया जाता था। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब है। दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें हम लोग जो है विस्तृत व्याख्या उसकी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनसे अन्य प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हम लोग जरूर विस्तृत करेंगे। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। ये आपके लिए जो है नया प्रश्न होगा 100%। देखिए, आपके ऑप्शन है स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत या आनुवंशिक सिद्धांत। बताइए नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। तो बहुकारक का सिद्धांत जो है ये नेतृत्व का संपूर्ण व वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। इसके बारे में एक प्रश्न बन सकता है कि नेतृत्व का जो है संपूर्ण व वैज्ञानिक सिद्धांत बहुकारक का सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रतिपादन किसने किया था, तो वो आपको एक नाम याद रखना है। वो नाम क्या याद रखना है, प्रोफेसर थर्स्टन। प्रोफेसर थर्स्टन नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। मतलब 2024 चल रहा है, दिसंबर तक जो है कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आपके ऑप्शन है ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसके अलावा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या लुधियाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। और नोएडा आप सभी को पता है किस जिले में पड़ता है, तो गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। और इसके बारे में ये आप याद रख सकते हैं कि यह जो है एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। कौन सा, तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा और साथ ही साथ दुनिया का चौथा। ये भी पूछा जा सकता है इसके बारे में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में। या एशिया का पहला सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, या और देश में या कह सकते हो दुनिया का, तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा अधिकारी होता है। यहाँ पे इसको काट देंगे थोड़ा। आपके ऑप्शन है जनरल, एडमिरल या एयर चीफ मार्शल या उप लेफ्टिनेंट। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा एडमिरल। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए, नौसेना से ही पूछा गया, तो नौसेना का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करंट अफेयर से है कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 का विषय क्या है। आपके ऑप्शन है लोगों और ग्रह के लिए स्कोरिंग, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल, या सभी के लिए एक स्थायी और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना, या खेल मूल्यों की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शांतिपूर्ण समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। ऑप्शन 20 का दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों में से संदर्भ में क्या सही है। पहला, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। दूसरा, भू राजस्व में 50% की कमी करना। और तीसरा, राजनैतिक कैदियों को रिहा करना।
अब बताइए इनमें से कौन सा जो है कथन जो है ये इधर दिए गए हैं वो सही हैं, बताइए भैया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोच विचार के बताइएगा इसका आंसर। हाँ, तो इसमें जो दूसरा और तीसरा कथन सही है। भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये जो है दो कथन सही है गांधी जी का जो 11 सूत्रीय मांग थी उसमें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब है। आगे बढ़ें कि इसके बारे में कुछ और देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बता दीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? इतना बता दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 के मध्य में चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून या 23 सितंबर? पहले आप समझ लीजिए, ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी को जो दो भागों में बांटता है उसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो है घूर्णन गति के साथ साथ या कह सकते हो परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति करता है, जिसके कारण रात दिन होते हैं, दिन छोटा बड़ा होता है, ये सब कारण हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध आपका ये है। इसमें बताना है कि सबसे छोटा दिन किस दिन होता है। आपके ऑप्शन थे, आप बताइए। तो देखो, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन छोटा दिन होगा, और जिस दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा उसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में उस दिन छोटा दिन होगा। तो अगर एक भी पता है तो उसका आंसर आप जान लेंगे। तो आप सभी को पता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन सबसे छोटा दिन होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, या भारत राज्य के मुख्यमंत्री, या भारत के उपराष्ट्रपति? तो ये तुरंत समझ गए होंगे कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति अपने भारत का जो सर्वोच्च कह सकते हो पद है वो है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और इसका उल्लेख जो दिया गया है वो संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, या गोवा, या चेन्नई, या पुदुचेरी, या पांडुचेरी। तो जो सागर कवच जो है अभ्यास आयोजित किया गया ये कहाँ? तो लक्षद्वीप में। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? बताइए। अनुच्छेद 123, 213, 211 या 212? तो आपने पहले नंबर पे इन दो ऑप्शनों को सीधे काट दिया होगा। कौन कौन से? तो आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 211 और 212 इनको तो सीधे काट दिया। आप इसमें कन्फ्यूज होंगे कि 123 है या 213 है। तो इसका और पूछा क्या गया है? राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 213 में दी गई है। और राष्ट्रपति को तो हम बताएंगे, राष्ट्रपति को 123 और राज्यपाल को 213। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो 1 2 3 और 2 1 3 संख्या वही है, बस 123 और 213 है, ये याद रखना है आपको। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? ये प्रश्न पढ़ना है आपको दोस्तों सही से। यहाँ पे नहीं पूछा गया है। द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जो द गोल्डन बर्ड है यह पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है,
बाकी ये जो 3 पुस्तकें हैं, द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द वर्ड ऑफ टाइम, ये तीनों जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि द गोल्डन बर्ड किसने लिखी है, तो अगर हम बात करेंगे द गोल्डन बर्ड की, तो ग्रीम ब्रदर्स ने लिखी है। किसने लिखी है? ग्रीम ब्रदर्स। ग्रीम ब्रदर्स ने जो है द गोल्डन बर्ड लिखी है। बाकी ये तीनों सरोजिनी नायडू द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी व खाद्य फसलों की साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ उगाना, अगला पशुपालन और खाद्य उत्पादन को साथ करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दीजिए भैया इसका सही जवाब। हाँ, तो देखो ये ना सोचना कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ खेत में उगाना मिश्रित खेती हो गई, नहीं। पशुपालन और फसल का उत्पादन एक साथ करना, ये है मिश्रित खेती, इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? बहिनी दरबार बताइए। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड या मध्य प्रदेश? देखो बहन वाला जैसे मामा भांजे वाला, तो आप समझ गए होंगे कौन सा हो जाएगा। हाँ समझ गए, मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरराय? तो जो बताइए इसका सही जवाब। बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, गुरु अर्जुन देव ने जो है वो जो आदि ग्रंथ संकलित कराया था। कभी कभी पूछा जा सकता है ये चौथे गुरु थे, तो ये 5वें गुरु थे। ये सिखों के 5वें गुरु थे जिन्होंने जो है आदि ग्रंथ संकलित कराया था। और इनके बारे में एक प्रश्न याद रख सकते हैं कि इन्होंने अमृतसर नामक शहर का निर्माण कार्य पूरा कराया था। आगे बढ़ते हैं। तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की? नसरा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या जो है वीर नरसिंह? तुलु वंश राजवंश बताइए इसकी स्थापना किसने की है? तो वीर नरसिंह ने की है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, तुलु वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो वो आप याद रख लीजिए, 1505 से 1570 के मध्य में जो है तुलु वंश चला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी? देखो आप पहले ऑप्शन को तो सीधे काट दिए होंगे, इसके बाद में मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम में होंगे। लेकिन आपको याद होगा मोहम्मद गौरी है क्या, या महमूद गजनवी या मोहम्मद बिन कासिम? तो आपने फिर इन दोनों ऑप्शन को काट दिया कि नहीं, इसका सही जवाब तो क्या होना चाहिए? मोहम्मद बिन कासिम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपको याद आएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था और वो मुस्लिम था। और इसके साथ ही साथ अगर पूछा जाए कब किया था, तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है दाहिर नामक जो है एक शासक था, उस पर उसने आक्रमण किया था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्रशास्त्र या योगवेद? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें से कौन सा उपवेद नहीं है? तो योगवेद जो है यह उपवेद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, शस्त्रशास्त्र है, ये उपवेद हैं और योगवेद उपवेद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया है? चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या, सहारनपुर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखो आप यूपीपी का पेपर देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से जो करंट अफेयर्स है उसकी बनने की संभावना अधिक है। अभी हमने जो है नोएडा वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखा था,
वो भी मैंने प्रश्न रखा था इसके साथ में। अब देखो ये पूछा गया है, इसके भी ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो जो राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया वो कहाँ? चित्रकूट। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, या वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा के कुल 13 देश जो है से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ पे 13 देश जो है बताना संभव नहीं है, तो आपको ये 3 देश जो दिए गए हैं कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, इन देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हेमिश गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं गंगटोक, थिम्पू, लद्दाख या बोधगया। तो हेमिश गोम्पा याद आया कुछ इससे संबंधित? हाँ, तो कहाँ है ये? लद्दाख में है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और लद्दाख में कहाँ? लेह से जो है लगभग 45 किलोमीटर दूर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से संबंधित है कि हाल ही में DRDO ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया? चांदीपुर उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पोखरण राजस्थान, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि मिसाइलों का परीक्षण श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से होता है, तो वो तो इस जो है प्रश्न में जवाब नहीं है, तो ऑप्शन डी मैंने काट दिया। अब बताइए, हो गया ना कंफ्यूज? इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा है, क्योंकि आप सीधे देखते श्रीहरिकोटा लिखा है ऑप्शन सही मार देते, लेकिन इसका सही जवाब है चांदीपुर ओडिशा, इसलिए ये प्रश्न आने की संभावना अधिक है। फिर प्रश्न देख लीजिए, स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM, इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि आप श्रीहरिकोटा देखते और सीधे जवाब लगा देते, गलत हो जाता फिर। अगला प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो काजू कौन लाया था? तंबाकू, काजू, ये सब पुर्तगाली लाए थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसके अलावा और भी क्या लाए थे? मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, टमाटर, चीकू, अमरूद, ये सभी पुर्तगालियों की देन है जो भारत में लाए हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही भारत में कराई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? VV गिरी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो VV गिरी जी थे, ये जो है भारत के एक राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और साथ ही साथ ये जेल गए थे। बात करें कि VV गिरी के बारे में, तो ये भारत के 4वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 6 मई, 5 दिसंबर या 5 जून? बताइए। तो इसका सही जवाब है, आप सब बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि पर्यावरण दिवस कैसे बोल सकते हैं 5 जून। और लेकिन एक जो है आप जो है प्रश्न भूल सकते हैं, अगर पूछ लिया जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या है, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ जाएगा, तब आपको जरूर डेट याद रखनी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आपको ये विश्व पर्यावरण दिवस तो पता होगा, लेकिन ये आप भूल सकते हैं, तो इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही वीरनम झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा? इसका जवाब आप सब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए।
आप सब कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट में बताया करिए तो और भी अधिक थोड़ा मज़ा आए, हम भी जानें कि आप लोग जो है सक्रियता से भाग ले रहे हैं, तो और भी हम अच्छे प्रश्न लाने की कोशिश करें। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हैं, ये आपकी गलती है, आप इसको सुधारिए और बताइए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 15, 13, 17? तो महिलाएं टोटल थी संविधान सभा में 15। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है? कन्नौज में, लखनऊ, नोएडा या इटावा? तो जो शेर सफारी है ये इटावा में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है अवध से, ब्रजभूमि से, बुंदेलखंड से या रुहेलखंड से? तो चरकुला नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, और ये कहाँ से संबंधित है? ब्रजभूमि से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। या जो है स्त्रियों के द्वारा कहा जाता है कि अपने सर पर दीपक रखकर नृत्य किया जाता है, और शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शायद मुझे याद रहा कि 108 दीपक रख के ये नृत्य किया जाता है। आप सब बताइएगा, मैं इस पर श्योर नहीं हूँ 108 रखे जाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ तक याद रहा 108 शायद रखे जाते हैं दीपक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि। आप सभी को पता है कि 3 क्षेत्र हैं, पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या है? कृषि है, द्वितीयक में उद्योग है और तृतीयक में सेवा है, ये आपको याद रखना है। और प्राथमिक अर्थव्यवस्था पूछा गया तो इसका कृषि जो है बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जोनाथन क्रिस्टी जिन्होंने हाल ही में अपनी पहली एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, किस देश से संबंधित हैं? वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया? ये भी किससे प्रश्न संबंधित है? करंट अफेयर से जो है संबंधित है। तो इसको भी आप क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप सब करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे। मैं 2 ऑप्शन बता देता हूँ, वियतनाम और थाईलैंड, इन 2 में से जवाब है, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था? 1981, 1982, 1985 या 1989? क्या पूछा गया? आयात निर्यात के लिए एग्जिम बैंक, बताइए भैया, ध्यान भटकाना नहीं है, पेपर बहुत कम दिन बचे हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है 1982 में जो है एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 32, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता? ML वालसम्मा, PT उषा, कमलजीत संधू या के मल्लेश्वरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमलजीत संधू, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने एशियाई खेल में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। अगर बात करें इन्होंने कुल टाइम कितना लगाया था, तो हम बताएंगे इन्होंने कुल जो समय लगाया 57.3 सेकंड में जो है इन्होंने 400 मीटर की बहुत ही अच्छे तरीके से दौड़ पूरी की, और इन्होंने क्या किया? स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने के कारण इन्हें 1971 में, कब दोस्तों? 1971 में इन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? ढाका बांग्लादेश, काठमांडू नेपाल, बंगलौर भारत या इस्लामाबाद पाकिस्तान? तो सार्क की पहली बैठक बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में कहाँ? ढाका बांग्लादेश में हुई। ऑप्शन ए इसका दोस्तों जवाब जो है सही है। इसमें कुल कितने देश हैं? तो हम बताएंगे इसमें कुल देश हैं 7। कौन कौन से? तो एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिएगा। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका हैं। इसके साथ में सार्क की स्थापना अगर हम बात करेंगे तो सार्क की स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। कितने देश हैं? 7, मैंने उसका नाम लिया। पहली बैठक कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
एक पॉइंट अच्छा और याद रख सकते हैं, वर्तमान में अगर पूछा जाए कितने सदस्य हैं तो इस समय जो है 8 सदस्य हैं। कितने हैं? 8 सदस्य। पहले थे 7, लेकिन बाद में अफ़गानिस्तान को भी जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में कितने हैं? ये देखो पहले थे, यहाँ पे याद रखना है, ये पहले थे और ये वर्तमान में है। वर्तमान में कुल 8 देश हैं। अफ़गानिस्तान को जो है 2007 में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का प्रवासी पक्षी लाफिंग गल पहली बार भारत के किस राज्य में देखा गया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताइए, उत्तरी अमेरिका प्रवासी पक्षी लाफिंग गल पहली बार भारत के किस राज्य में देखा गया? दोस्तों इन 4 ऑप्शन से इसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि इसका सही जवाब क्या है, प्रश्न संख्या 34 का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ? नई दिल्ली भारत, दुबई यूएई, मुंबई भारत या लंदन यूके? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन प्रदर्शनी 2024 का आयोजन दुबई यूएई में हुआ? ऑप्शन 20 का दोस्तों सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बाबर ने? लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। और सिजदा एवं पारबोस भी पूछ लिया जाए अगर, कौन सा? सजदा या सिजदा भी बोल सकते हैं आप उसको, सिजदा एवं पारबोस ये प्रथा किसने शुरू की थी? तो बलबन के ही द्वारा शुरू की गई थी। और जो लौह एवं रक्त की नीति है ये भी बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। और दोस्तों आखिरकार हम लोग उस पड़ाव पर आ ही गए। ये जो है इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। आप सभी को पता है लगभग में 37 से 38 प्रश्न जो है जीके और जीएस से संबंधित आते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी सम्मिलित होती है। तो यह अंतिम प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर या विजयनगर? तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। और टीपू सुल्तान कौन था? तो यह हैदर अली का पुत्र था। किसका? हैदर अली। और हैदर अली को तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, मैसूर का प्रथम जो है शासक था। उसकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान शासक बना था। और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हो गई थी वो 1799 में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हो गई थी। और जो हैदर अली था उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो हाँ, आंग्ल मैसूर का द्वितीय जो युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लिया है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो में कुछ आपको जो है कुछ भी बताना है कि इस तरीके से प्रश्न रखे जाएँ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा और अगले प्रैक्टिस सेट में उन प्रश्नों को भी सम्मिलित करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।